नमस्कार, आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और ईटी नाउ स्वदेश, आशाओं का बजट, उम्मीदों से भरा भारत। जी हां, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है और हम जिस उम्मीद की बात कर रहे हैं वो बजट से जुड़ी हुई है, जिसे महज कुछ घंटों बाद ही वित्त मंत्री साहिबा पेश करेंगी। और बजट से पहले बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर के इस मेगा शो में आपके हमारे सबकी उम्मीदों पर हम बात करेंगे। सैलरी क्लास हो, म्यूचुअल फंड निवेशक हो, टैक्स पेयर्स हो, पॉलिसी होल्डर्स हो, इन सब की बजट को लेकर आखिर क्या क्या उम्मीदें हैं और कितनी उम्मीदें आखिर पूरी हो पाएंगी, उन्हें क्या क्या रियायत मिल सकती है, किस किस तरह के सरप्राइजेस मिल सकते हैं, इन सब पर विस्तार से हम बात करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं रुंगटा सिक्योरिटीज के सीईओ हर्षवर्धन रुंगटा, वाइटो कैपिटल के सीईओ आशीष पी सुमैया, डिजिट जनरल इंश्योरेंस के सीईओ पीरामल हेरा। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और आशीष, आपके पास आऊंगी सबसे पहले, क्योंकि ये बजट हालांकि है तो वोट ऑन अकाउंट, लेकिन बहुत सारी उम्मीदें हैं लोगों को। और ये एग्जाम्पल एक तरह सरकार ने ही सेट किया 2019 में बहुत सारे सरप्राइजेस देकर। आप हमारे साथ बैठे हैं तो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक टैक्स पेयर को, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री को भी। इन सब से अलग सबसे पहला सवाल जो शायद मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी, आप वित्त मंत्री होते तो क्या बजट पेश करते? आपका सवाल मुझसे है कविता जी? जी आशीष। देखिए, एक्चुअली अगर वित्त मंत्री के शूज में स्टेप इन करना है तो डेफिनेटली केवल टैक्स पेयर या केवल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के नजरिए से उस पर भी आऊंगा मैं। लेकिन अगर आप मुझे बजट के बारे में पूछते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी एक बैलेंसिंग एक्ट वाला माहौल है अभी। क्यों बैलेंसिंग एक्ट वाला माहौल है? क्योंकि एक तरफ जो ग्रोथ है उसको बरकरार रखना है, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जनरल इलेक्शन की प्रैक्टिकलिटीज भी है, और तीसरी तरफ अगर आप देखें तो जिस तरीके से बाहर का मैक्रो एनवायरनमेंट कोविड के बाद से शेप अप हुआ है, पिछले 2-3 साल तक तो सब ग्रोथ पे फोकस थे, कोई फिस्कल डेफिसिट के बारे में पूछ नहीं रहा था। लेकिन आगे जाकर के डेफिसिट को भी रैशनलाइज करना या एक सीधे राह पे लाना या उसके बारे में कॉन्शियस होना भी जरूरी रहेगा। तो सबसे पहले एक बैलेंसिंग एक्ट वाला माहौल रहेगा। दूसरी बात है कि अगर गवर्नमेंट अपने आप में इनकी प्रायोरिटीज अगर चेंज करती है, फर्ज कीजिए डेफिसिट को देखना है, फर्ज कीजिए कि इलेक्शन रिलेटेड प्रायोरिटीज हैं, और ग्रोथ को अगर बरकरार रखना है, तो आप देखिए पिछले 2-3 सालों में काफी सारा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है, और अगर ये खुद इतना केपेक्स कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं तो प्राइवेट सेक्टर को किस तरीके से केपेक्स के लिए इंसेंटिवाइज करते हैं, जॉब क्रिएशन के लिए किस तरीके से इंसेंटिवाइज करते हैं, तो ग्रोथ किस तरीके से प्रिजर्व किया जाएगा, और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट का मोमेंटम भी बरकरार रखा जाए। और तीसरी बात जो आमतौर पर हम सुनते हैं कि रूरल डिमांड नहीं है, या समाज के जो थोड़े नीचे के जो स्तर हैं, उनके लिए कोविड के बाद से जो दिक्कतें आई हैं उसमें से कैसे उसको निकाला जाए, और ओवरऑल रूरल और रिटेल जो इकोनॉमी है उसको कैसे ग्रोथ दिया जाए। तो ये सारे के सारे डिफरेंट या कंपीटिंग प्रायोरिटीज हैं। दूसरी चीज अगर आप मैं टैक्स पेयर के नजरिए से देखता हूँ तो 2-3 चीजें टॉप ऑफ माइंड मुझे आती है। एक तो पहले कैपिटल मार्केट के नजर से देखूं तो मुझे लगता है डिविडेंड्स के ऊपर जो हमारा टैक्स है, तो पहले कैपिटल गेन हटाया गया, उसके एवज में एसटीटी को लाया गया, फिर धीमे धीमे जो डिविडेंड टैक्स फ्री था उसको फुल्ली टैक्सेबल किया गया। अब हमारा सिचुएशन ये है कि भाई इधर एसटीटी भी है, इधर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है, और डिविडेंड के ऊपर भी फुल टैक्स है। तो आई थिंक ये बहुत ही कहीं ना कहीं एसटीटी में, कहीं ना कहीं डिविडेंड में कुछ ना कुछ रियायत जरूर देनी चाहिए कैपिटल मार्केट में किसी ना किसी तरीके से। और दूसरा चीज अगर मैं देखता हूँ तो होम लोन वगैरह जो है उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट है, ये मुझे लगता है काफी सालों से सेम डिडक्शन है। फिर अगर आप देखें तो ये सेक्शन 80C, या आई नो दैट कि गवर्नमेंट न्यू टैक्स रेजिम की तरफ जा रहा है तो इनको ये सारे कॉम्प्लिकेशन से हटना है, लेकिन इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करना भी एक इनका ऑब्जेक्टिव है। तो कैसे उसको रिव्यू किया जाए, इन्वेस्टमेंट के लिए जो इंसेंटिव्स दिए जाते हैं उसको कैसे रिव्यू किया जाए, ये भी एक चीज देखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है।
बिल्कुल। आशीष, अगर वाकई में आप वित्त मंत्री होते ना तो हम सबका दिल जीत लिया होता अब तक। इतने सारे ऐलान आप अगर करते उनके शूज में आके, तब तो बात बन ही जाती मेरे ख्याल से, कोई पेचीदा सवाल ही नहीं रह जाता। लेकिन हर्ष, आपके पास आऊंगी, आप भी बताएं वित्त मंत्री होते तो क्या करते। और साथ ही देखिए, टैक्स पेयर्स की जो मांगे हैं ना, वो कई अरसे से पूरी नहीं हुई है। मांगे रखी भी थी तो नया टैक्स स्लैब मिल गया, और उसके बाद 2023 के बजट में उसमें भी उन्होंने थोड़ी सी ट्वीक करके उस टैक्स स्लैब को कम कर दिया। 80C तो मेरे ख्याल से 2014 में जब अरुण जेटली साहब ने बजट पेश किया था तो उसमें कुछ बदलाव किए थे लिमिट में, उसके बाद से कोई बदलाव नहीं हुए हैं। होम लोन में भी इंटरेस्ट पे जो छूट मिलती है वो भी हमने देखा तो 2014 में ही हुई थी, उसके बाद वो भी मांग अभी तक पेंडिंग है। तो अब तो पुराने के साथ साथ जो नए टैक्स स्ट्रक्चर के लोग हैं ना, उनकी भी मांगे बहुत सारी हैं। हर्ष, सो देखिए कविता, आप अगर मुझे एक वित्त मंत्री के रोल के हिसाब से अगर जवाब मांग रही हैं तो ऑब्वियसली वो बहुत अलग होगा, और एज एन इंडिविजुअल टैक्स पेयर के रूप में अगर कोई सवाल पूछते हैं ये तो वो आप अलग स्मार्ट होने वाला पॉलिटिशियन निकले, आप स्मार्ट पॉलिटिशियन निकले। वित्त मंत्री होने के नाते अलग जवाब होगा और वैसे अलग होगा, दोनों ही बताइए। सो देखिए कविता, इन द रोल ऑफ अ फाइनेंस मिनिस्टर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि अल्टीमेटली देश की इकोनॉमी प्रोग्रेस करे, उसके लिए मुझे कई चीजें करनी होगी। एक चीज आपको समझना है, देश को अगर इनकम आती है तो वो इनकम कहां से आती है? कोई भी इकोनॉमी में गवर्नमेंट को इनकम आती है तो वो टैक्स पेयर से आती है। तो अगर एक वित्त मंत्री के हिसाब से अगर मैं सोच रहा हूं तो मेरे सोर्स ऑफ रेवेन्यू एसेंशियली क्या है, वो है टैक्स कलेक्शन जो मैं इंडिविजुअल से लेता हूं। और अगर मैं इंडिविजुअल टैक्स पेयर के लिहाज से सोच रहा हूं तो मैं एक्चुअली वो इंसान हूं जो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है, तो मुझे छूट चाहिए वहां पर। सो ये दोनों रोल अलग है और दोनों रोल को इंडिपेंडेंटली समझना होगा। आशीष जी ने बहुत अच्छी तरह समझाया कि जो वित्त मंत्री का रोल है वो ये है कि इकोनॉमी की ग्रोथ को मेंटेन करना है, एट द सेम टाइम हमें फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, ये गवर्नमेंट के जो बोरोइंग्स हैं, ये नंबर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो ये एक चीज हमें ध्यान रखना है और ये देखना है कि ग्रोथ को गवर्नमेंट का इंटेंट बहुत क्लियर है कि ग्रोथ को वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। सो ग्रोथ को अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है तो उस लिहाज से हम केपेक्स जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो सब देखते रहेंगे। रूरल डिमांड को पिकअप है, रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करना है, प्रधानमंत्री आवास योजना में और एलोकेशन हो रहा है। सो बेसिकली ये समझना है कि इकोनॉमी को प्रोपेल करने के लिए क्या क्या एक्शन लिए जा रहे हैं। जहां तक इंडिविजुअल टैक्स पेयर की बात है, हर एक इंसान ये चाहता है कि मैं कम से कम टैक्स दूं, मुझे बहुत एफिशिएंसी मिलनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ सारे डिडक्शंस के लिए। सो गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो कह रही है कि हम जो भी आपके लिए अभी जो न्यू टैक्स रेजिम पे जो एम्फोसिस है गवर्नमेंट का, और धीरे धीरे मुझे लगता है कि ओल्ड टैक्स रेजिम हटाई दी जाएगी। वो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी बाय डिफॉल्ट आपका न्यू टैक्स रेजिम एनीवेज एप्लीकेबल है। अगर आप ऑप्ट आउट करते हैं तो वो सारे प्रोसेस मुझे लगता है अगले 1-2 साल में आप देखेंगे कि ओल्ड टैक्स रेजिम सारे डिडक्शन हट ही जाएंगे। सो मुझे नहीं लगता कि इस बजट में टैक्स डिडक्शंस को लेके कोई भी ऐलान होने वाला है, क्योंकि वो लिमिट जो आप कह रहे हैं कि 2024 में बनाई गई थी, इनफैक्ट अगर गवर्नमेंट का रुख देखें तो वो डिडक्शंस चाहते ही नहीं, तो इजाफा करने की कोई बात ही नहीं होती। सो आई थिंक एकदम क्लियर एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए एज अ टैक्स पेयर, एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री। मैं ये देखता हूं कि मैं अगर कोई भी टैक्स भर रहा हूं, मुझे उसके सामने देश की इकोनॉमी की ग्रोथ का फायदा कैसे मिल रहा है। सो अगर इंडिया आज की तारीख में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, तो आपको ये समझना होगा कि इसका फायदा कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें एज एन इंडिविजुअल टैक्स पेयर भी मिल रहा है। तो एक बैलेंसिंग एक्ट को समझना है, ये देखना कि हमें कैसे जो भी प्रोविजन है लॉ के, उसके अंदर में हम कैसे मैक्सिमम फायदा उठा सकें। नहीं, देखिए काफ़ी बातें हैं। नई टैक्स रेजिम को डिफ़ॉल्ट बना दिया गया पिछले बजट में, हमने देखा, लेकिन उसके बावजूद भी जो आंकड़े हैं वो तो यही कहते हैं कि अभी भी जो मैक्सिमम टैक्स पेयर्स हैं वो पुरानी टैक्स स्ट्रक्चर के तहत ही जुड़े हुए हैं, और क्योंकि कई तरह के फ़ायदे हैं जो वो हटाते हैं पूरी तरह से। हालांकि उसको हटा देना सरकार की एक मंशा हो सकती है और सभी नए टैक्स रेजिम में आ जाए, ये भी उनका इरादा हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ बेनिफिट्स तो आपको देने ही होंगे। दूसरा, एक बैकफायर हो सकता है, क्योंकि ओल्ड टैक्स रेजिम के जितने भी लोग हैं, हम सबको फोर्स ही सही लेकिन एक सेविंग करने की आदत है, जो कि आपको नए टैक्स स्ट्रक्चर में नहीं मिलेगा। और मेरे ख्याल से हर्ष, हमने कई बार इस मुद्दे पे बात की है कि जो डिसिप्लिन होता है, जो निवेश करने का उद्देश्य होता है, वो कहीं ना कहीं चला जाता है। या तो आप खुद इतने जागरूक बन जाए कि भैया पैसे हैं, साथ में निवेश भी करना है, बचत भी करनी है, लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो तब तक ओल्ड टैक्स रेजिम का महत्व बहुत ज्यादा है। हालांकि ये तो समय बताएगा कि कैसे इसको हटाया जाता है और क्या कुछ किया जाता है। दूसरा, यहाँ पर हमें
आशीष, अभी ये भी देखना है क्योंकि ये एक वोट ऑन अकाउंट है। हम मानकर चल रहे हैं कि बहुत सारी संभावना है कि ये एक फुल बजट के तौर पर जो है वो देखा जा सकता है आशीष। लेकिन बाजार की उम्मीदें एक हमेशा होती है कि स्थिर सरकार रहे, पॉलिसी और रिफॉर्म की पूर्ण सरकार रहे, जो कि मेरे ख्याल से उस बात में कोई शक नहीं है, बाजार इसको मानकर ही चल रहा है। आपने शुरुआत में जवाब में कहा कि एक बैलेंस्ड बजट जो है वो सरकार पेश करेगी। इस बैलेंस बजट में मुझे बताइए, ठीक है फिस्कल डेफिसिट पे आपकी रहने वाली है, कैपेक्स कितना बढ़ाया जाएगा, डिफेंस को लेकर 5 या 8% तक बढ़ाने की बात है, रेलवेज को लेकर काफी सुधार को लेकर और घोषणाएं की जा सकती हैं, हो सकता है हाउसिंग सेक्टर को लेकर भी कुछ ऐलान हो। लेकिन ऐसी कौन सी बिटवीन द लाइंस बातें होंगी आशीष जिन पर आप गौर रखेंगे, जो कि इलेक्शंस के बाद का जो बजट है अगर जब पेश होता है तो उस पर अमल किया जाएगा या उसके लिए एक अंदेशा होगा? वो ऐसी कौन सी बड़ी बातें होंगी, क्योंकि एक फ्यूचर प्रोजेक्शन भी तो होगा जो सरकार अपने सामने ठोस रूप से रखना चाहती होगी। देखिए, जितना बजट एक इनकम और एक्सपेंस का स्टेटमेंट है, उतना ही उसमें लैंग्वेज क्या यूज की जाती है, प्रायोरिटीज क्या डिफाइन की जाती है, क्या चीजें हाईलाइट की जाती है, किस चीज पे फाइनेंस मिनिस्टर की या ओवरऑल गवर्नमेंट की नजर है, तो डेफिनेटली वो सारी चीजें तो वैल्यूएबल है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात, यस डेफिनेटली जनरल इलेक्शन आने वाला है तो ये वोट ऑन अकाउंट है, इस तरीके से एक फॉर्मेलिटी भी बोल सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके के ओपन सिचुएशन को ओपन रखते जब हमें कोई ऐसी प्रोबेबिलिटी नजर आती कि भाई शायद गवर्नमेंट चेंज होगी। तो 100% तो कोई चीज नहीं होती है, लेकिन जनरली अगर आप एनवायरनमेंट देखें, कमेंट्री देखें, तो ऐसा माना जाता है कि भाई हाई प्रोबेबिलिटी है कि गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी। इसका मतलब ये है कि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये गवर्नमेंट जो वोट ऑन अकाउंट प्रेजेंट कर रही है वो ही आगे जाकर के एक्चुअल बजट भी प्रेजेंट करेगी। इसका मतलब क्या है कि थॉट प्रोसेस की कंटिन्यूटी रह सकती है, करेक्ट। और इनको भी पता है कि भाई अगर कंटिन्यूटी रहने वाली है तो ये अपना थॉट प्रोसेस अभी से बयान करना, आने वाले 5 सालों में क्या थॉट प्रोसेस रहेगा, या कम से कम अगले बजट के लिए क्या थॉट प्रोसेस रहेगा, या अभी सिचुएशन की क्या रीडिंग है और क्या प्रायोरिटीज हैं, मुझे नहीं लगता है कि वोट ऑन अकाउंट और फाइनल बजट के बीच में ये पूरा ही पूरा कुछ चेंज हो जाएगा। तो आई थिंक के जो एक पिछले 4-5 साल से आप देख रहे हैं रिफॉर्म ओरिएंटेशन है। आप देखिए एक इन्वेस्टमेंट के ऊपर जितना एक्सपेंडिचर है, मतलब कि जितना भी एक्सपेंडिचर है उसमें से 30-35% इन्वेस्टमेंट के ऊपर हो रहा है, जो पास्ट के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस है, इंडिजिनाइजेशन के ऊपर फोकस है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए फोकस है। तो मुझे नहीं लगता ये सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। जो वोट ऑन अकाउंट में जिस तरीके का आपको मार्गदर्शन मिलेगा, वो ऑब्वियस सी बात है कि आगे जाकर जो अगले 1 साल 2 साल इनकी जो प्रायोरिटीज है वही आपको सुनने को मिलेगा। केवल इतना है कि भाई आज की जो सिचुएशन है, एक जनरल इलेक्शन है और इकोनॉमी के कुछ पार्ट्स हैं जहां पे शायद इनको प्रायोरिटाइजेशन देने की रिक्वायरमेंट है, और अगर ये दूसरे पार्ट्स में प्रायोरिटाइजेशन देते हैं तो खुद जिस कदर केपेक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां से इनको अपना थोड़ा पेडल खींचना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़ावा देने के लिए कुछ चीजें होनी चाहिए इसमें, ताकि गवर्नमेंट दूसरे चीजों के ऊपर भी अपना एक्सपेंडिचर फोकस कर सके। और हमेशा जो प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाता है वो ज्यादा सस्टेनेबल रहेगा, ये जाहिर सी बात है। तो मैं इसके लिए वॉच करूंगा एक्चुअली। क्योंकि यहाँ पर विकास की गारंटी की भी बात हो रही है और बदलते बढ़ते भारत की भी बात हो रही है, तो इस तरह के बुनियादी कदम ठोस रूप से सरकार को उठाने चाहिए, इसकी संभावना भी है। परिमल साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं डिजिट इंश्योरेंस से, और आपके सेक्टर की अगर हम बात करें तो आयुष्मान भारत को लेकर सरकार बहुत ज्यादा, हम सब जानते हैं, महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, और 10 करोड़ BPL परिवार इसमें शामिल भी है। इसका दायरा जो है वो बढ़ाया जा सकता है। अब तक जो कवर है वो लगभग 5 लाख है, उसको बढ़ाकर 10 लाख किया जा सकता है। और MSMEs की अगर हम बात करें और संगठित सेक्टर्स की बात करें, उसको भी स्कीम के दायरे में शामिल किया जा सकता है। अगर हम IRDA की तरफ से देखें तो इंश्योरेंस फॉर ऑल की एक कवायद उन्होंने भी शुरू कर रखी है 2047 तक। ठीक है, मुझे बताइए कि आयुष्मान भारत के दायरा बढ़ाने से लेकर इंश्योरेंस फॉर ऑल को लेकर जो कवायद चल रही है, इसको लेकर क्या क्या उम्मीदें आपकी है इस पूरे क्षेत्र में से? धन्यवाद कविता जी, एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन।
इंश्योरेंस रेगुलेटर जैसे आपने कहा कि है ना 2047 तक का उनका लक्ष्य है कि बीमा सबके लिए सुनिश्चित करें। इससे मद्देनजर रखते हुए बजट में इंश्योरेंस सेक्टर के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रावधान दिए जा सकते हैं। हमें देखा जाए तो इंडिया में बहुत लोगों के पास आइदर इंश्योरेंस कवर नहीं है या फिर वो अंडर इंश्योर्ड है, एडिक्वेट इंश्योरेंस नहीं है। जैसे कि एक NIA के रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार हेल्थ इंश्योरेंस में अराउंड 70% हेल्थ प्रोटेक्शन गैप है। इसका मतलब है कि इंश्योरेंस एडिक्वेट नहीं होने के कारण 70% लोगों को आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेन आ सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस को बढ़ावा देते हेतु फाइनेंस मिनिस्टर बजट में कुछ स्पेशल एग्जेम्पशंस अनाउंस कर सकते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट टाइम हेल्थ इंश्योरेंस बायर्स है उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनको चैप्टर 6A में स्पेशल एग्जेम्पशन दिया जा सकता है ऑफ अप टू 200% ऑफ द प्रीमियम पेड। ऑल्सो एडिक्वेट कवरेज को बढ़ावा देने हेतु जो कि करंटली 25,000 का एग्जेम्पशन है फॉर एनी इंडिविजुअल लेस देन 60 इयर्स ऑफ एज, उसको डबल किया जा सकता है टू 50,000। स्पेशली ये 40 से 50 के आयु के लोगों के लिए बहुत हितकारक होगा गिवन द हाई मेडिकल इन्फ्लेशन एंड ऑल्सो जो हेल्थ केयर कॉस्ट जो बढ़ती जा रही है। इसी तरह से लाइफ इंश्योरेंस के लिए भी बढ़ावा देने हेतु एंड मोर्टेलिटी गैप कम करवाने हेतु बजट में एक ट्रिगर बेस्ड एग्जेम्पशन दिया जा सकता है कि जैसे अगर कोई एक प्रीडिटरमेंट कवर ऑफ लेट्स से 10 टाइम्स ऑफ द टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, 10 टाइम्स ऑफ एनुअल इनकम का टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, तो उसे एडिशनल एग्जेम्पशन अंडर चैप्टर 6 से दिया जा सकता है। ऑल्सो जो अपनी युवा पीढ़ी है या जो न्यू टू जॉब है, ऐसे लोगों को एक डिसिप्लिन लाने के लिए कि टर्म इंश्योरेंस जरूरी है एंड दे शुड बाय इट एट एन अर्ली एज, उसके लिए एक मल्टीप्लायर बेस्ड डिडक्शन, जैसे कि 30 साल के कम आयु वाले जो लोग हैं उनको चैप्टर 6A में 1.5 टाइम्स ऑफ प्रीमियम पेड तक का टर्म इंश्योरेंस का स्पेशल एग्जेम्पशन दिया जा सकता है। आई थिंक ये सभी मेजर्स जो अपनी इंश्योरेंस प्रोटेक्शन गैप है उसको कम करवाने में बहुत हेल्प करेंगी। एंड जो IRDA जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है, जो उसका ऑब्जेक्टिव है ऑफ इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, उसमें एक पुश देंगी। आपके पास फिर से आएंगे और बारीकी से जानना चाहेंगे कि आप भी क्या चाहते हैं बजट में खास स्पेसिफिक ऐलान हो एक टैक्स पेयर होने के नाते, और अगर आपको वित्त मंत्री बनाया जाए उस होने के नाते। लेकिन हर्ष, आपके पास में आती हूँ। बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही है NPS में एक मिनिमम गारंटीड स्कीम को भी शामिल करने की। हालांकि इसके NPS के तहत ऐसी स्कीम लॉन्च हो रही है, ये बहुत समय से बातें चल रही हैं, हालांकि कोई फाइनल ड्राफ्ट हो नहीं पा रहा था, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि बजट में भी हो सकता है इसको लेकर कोई घोषणा हो। NPS एक बेहतरीन रिटायरमेंट इंस्ट्रूमेंट, हालांकि कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन इसको लगातार इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। आप निवेश करते हैं ATC-CCD के तहत आपको छूट मिल जाती है जब आप 60 के हो जाते हैं, तो हालांकि एन्युइटी आपको खरीदनी पड़ती है कुछ अपनी राशि की, और बाद में उस पर टैक्स लगता है, उस पर काफी सवाल है। लेकिन मिनिमम गारंटीड स्कीम का आ जाना NPS के तहत, ये कितना बड़ा विन विन है NPS एज अ प्रोडक्ट को लेकर? सो देखिए कविता, एक्चुअली स्पीकिंग, अगर आप प्रैक्टिकली स्पीकिंग बात करें, सो NPS का पर्पस जो है वो है कि आप मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट्स करें और आपको डिफाइंड बेनिफिट जो पहले हुआ करता था सरकारी मुलाजिमों के लिए, वो चेंज होके डिफाइंड कंट्रीब्यूशन की तरफ जाए। अब कई स्टेट्स ऐसे हैं जो उसे वापस OPS में ला रहे हैं, जो ओल्ड पेंशन स्कीम में वापस तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। हाउएवर, अगर हम इकोनॉमी की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो NPS एक अच्छा ऑप्शन है फॉर रिटायरमेंट सेविंग। अब इसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि हम मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स को इन्वेस्टमेंट, जैसे आपका डेट हो गया, आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गया, आपके इक्विटी स्कीम्स हो गई, वो स्कीम को हम मार्केट लिंक नहीं करके एक ऑप्शन और देंगे जिसमें गारंटीड अमाउंट आ जाए। एक चीज सभी इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखनी होगी कि जिस दिन आपने कोई भी गारंटीड वर्ड यूज करते हैं, आपका रिटर्न्स जनरेट करने के जो पोटेंशियल हो जाते हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं। अगर आप गारंटी बोलते हैं तो सरकार आपको गारंटी या कोई भी स्कीम आपको गारंटी कितने % की दे सकती है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं, आपको समझना है। रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं कि एक तो आप 60 की उम्र तक जमा करेंगे,
उसके बाद आपको पेंशन के रूप में आपको आजीवन आपको पेंशन आनी है। अगर कोई भी स्कीम आपको इतनी लंबी अवधि के लिए कोई भी गारंटी अमाउंट देती है, तो वो सेफ रह के एकदम कम से कम अमाउंट देगी। तो मान लीजिए गारंटी के नाम पे आपको 6% मिलता है या 7% मिलता है, पॉपुलैरिटी सोशल कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 6 या 7% की अगर गारंटी देते हैं, तो आपको खुद को सोचना है कि क्या 60 साल की उम्र तक आपको कोई भी स्कीम आपको गारंटीड रिटर्न के रूप में 7% दे पाएगी। अगर ठीक है सरकार की गारंटी मान लीजिए, तो आपको 7% या 6% या 5% गारंटी मिलेगा। वो आपका इन्फ्लेशन बीट नहीं करता। तो आप अगर रिटायरमेंट के लिए सेव कर रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स को अपना थोड़ा होराइजन ओपन अप करना होगा और ये एक खुले मन से सोचना होगा कि क्या मुझे एक लो रिटर्न लेके गारंटीड प्रोडक्ट चाहिए, कि या मैं मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट को समझने की कोशिश करूं और उसमें हायर रिटर्न्स की पोटेंशियल है, तो मैं इन्फ्लेशन बीटिंग पॉजिटिव रिटर्न्स जनरेट करूं। तो यस, आपका जो सवाल था कि क्या ऐसी घोषणा हो सकती है, यस पब्लिक की डिमांड है, तो एनपीएस को पॉपुलर बनाना है, एक्सेप्टेंस बढ़ाना है, तो शायद वो एक गारंटीड की एक ऑप्शन भी लेके आएंगे। लेकिन वो गारंटी अगर होगी तो बहुत कम अमाउंट की गारंटी होगी, सो मुझे नहीं लगता कि वो एक वायबल ऑप्शन होगा। लेकिन जी हाँ, जिनको मार्केट लिंक रिटर्न्स नहीं चाहिए उनके लिए गारंटीड ऑप्शन इज द ओनली वे। लेकिन मेरा कहना ये होगा कि प्लीज ट्राई कि आप मार्केट लिंक रिटर्न्स को एक्सेप्ट करें, क्योंकि ओवर लॉन्ग टर्म आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स चाहिए जो गारंटीड रिटर्न्स नहीं दे पाएंगे आपको। और कविता, एक पॉइंट और मैं कहना चाहूंगा, जहां आपने हेल्थ इंश्योरेंस की बात की, तो उसमें मेरा एक काफी सालों से मैं गुहार लगाते आ रहा हूं सरकार से कि मेडिक्लेम का जो प्रीमियम है उस पे जीएसटी हटाना बहुत जरूरी हो गया है। आप समझिए कि इंश्योरेंस जो हम बात करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस या जो एक्सेस टू गुड मेडिकल ट्रीटमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो सरकार की तरफ से बहुत कम ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपको एक क्वालिटी हेल्थ ट्रीटमेंट मिल सके। एक इंडिविजुअल, एक सिटीजन ऑफ इंडिया अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है कि कभी उसकी कुछ बीमारी होती तो वो हॉस्पिटल में अच्छा से ट्रीटमेंट करा सके। अब मेडिकल प्रीमियम जो है वो पहले ही इतना तेजी से मेडिकल इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ रहा है कि उसका बर्डन इंडिविजुअल से बहुत ज्यादा आ रहा है। उसके ऊपर अगर आप 18% जीएसटी के नाम पे लेते हैं तो वो कॉस्ट और बढ़ते जा रहा है, तो एक इंसान अच्छी तरह से अपना मेडिकल इंश्योरेंस नहीं करवा पा रहा। अगर हम आंकड़ों की बात करें, टोटल सालाना जो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कलेक्ट होता है पूरी इंडस्ट्री में, वो करीबन 60,000 करोड़ आसपास है। उस पर अगर हम 18% जीएसटी देखें तो करीबन 11,000 करोड़ है जो सरकार जीएसटी के नाम पे हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कलेक्ट करती है। अब हमारा देश की इतनी बड़ी आर्थिक व्यवस्था है, क्या हम 11,000 करोड़ एब्जॉर्ब नहीं कर सकते? क्या हम मेडिकल इंश्योरेंस को बिना जीएसटी के लागू नहीं कर सकते? सो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा एक कदम होगा सरकार की तरफ से, एक पॉपुलर कदम होगा अगर वो जीएसटी मेडिकल इंश्योरेंस में से हटा दे, तो लोग सही मायने में अच्छी तरीके से अफोर्डेबल बेसिस पे इंश्योरेंस ले पाएंगे। बिल्कुल, मेरे ख्याल से परिमल जी आपका भी क्या व्यू बनता है इस पर? ये भी आपकी इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेशन में मांग तो रही होगी जब आपने बात की होगी। बिल्कुल अग्री करता हूं हर्षवर्धन जी से यहाँ पर। आई मीन इसमें अगर एक और चीज किया जा सकता है, जैसे कि जो इंडिविजुअल्स पॉलिसीज खरीदते हैं, मेडिकल पॉलिसीज खरीदते हैं, उनको जीएसटी एग्जेम्पशन दिया जाए, उसको एक अलग एचएसएन कोड में क्लासिफाई करके उन पॉलिसीज में एक स्पेशल एग्जेम्पशन दिया जा सकता है या जीरो जीएसटी का प्रावधान किया जा सकता है। एंड जो कॉर्पोरेट पॉलिसीज होती है उनमें जो एग्जिस्टिंग जीएसटी है वो कंटिन्यू किया जा सकता है। आशीष आपके पास आऊंगी, क्योंकि देखिए अगर हम पूरे इमर्जिंग मार्केट के बास्केट को देखें और भारत को देखें तो इसमें उभरता बाजार ही नहीं, एक ऐसा बाजार जो कि प्रीमियम के साथ है। ठीक है, कई बार हमने इस पर बात भी की है, लेकिन अब इसको और कहते हैं ना और नीश बनाने के लिए और काबिल तारीफ बनाने के लिए, वैसे तो हमारी इकोनॉमी जिस धरोहर पर खड़ी है वो अपने आप में काबिल तारीफ है दुनिया की तमाम इकोनॉमीज के मुकाबले फिलहाल, लेकिन उसके बावजूद भी बजट में ऐसा कौन सा संकेत होगा जो विदेशी संस्थागत निवेशकों को वित्त मंत्री साहिबा देना चाहेंगी? कम से कम वो कहते हैं ना एक हुक तो देना चाहेंगी कि ताकि जो इलेक्शन के बाद का बजट होगा और कंटिन्यूटी की सरकार का बजट होगा तो उसमें उनको फायदा मिले, क्या कुछ होगा? नहीं, देखिए एक्चुअली 2019 का आपने एक एग्जाम्पल दिया था, तो तब आपको याद होगा 2019 में भी इसी तरह इलेक्शन के बाद जून या जुलाई में बजट आया था और फिर काफी फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से काफी इसका ऑपोजिशन हुआ था बिकॉज टैक्सेस में कुछ तब्दीली की गई थी और फिर तुरंत थोड़े दिनों में उसको विड्रॉ किया गया था। और उसके बाद अगर आप देखें
तो कंटिन्यूअसली काफी सारी चीजें की जा रही है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए हमारे मार्केट को और हमारे इकोनॉमी और इंडस्ट्री को अट्रैक्टिवनेस से देखा जाए। अब दूसरी चीज ये है कि अगर आप देखें जैसे गिफ्ट सिटी वगैरह है, उसको भी हम लोग काफी बढ़ावा दे रहे हैं, टैक्स इंसेंटिव्स वगैरह दे रहे हैं, वहां पे फंड सेटअप किया जाए, वहां पे इन्वेस्टमेंट्स या फाइनेंशियल सर्विसेज के बिजनेस सेटअप किए जाए। सो सक्सेसिवली काफी चीजें हम कर रहे हैं। लेकिन इंडस्ट्री की तरफ से अगर आप देखें तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो भी अगर ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप है, कहीं अप्रूवल प्रोसेसेस हैं, तो नंबर ऑफ अप्रूवल प्रोसेसेस हैं, कुछ चीजों को ऑटोमेटिक रूट पे डाला जाए। आई थिंक ये एक सीरीज ऑफ चीजें होती आ रही है काफी समय से। अगर इसी पे हम आगे बढ़ें और हर जगह पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और अप्रूवल की जो चीजें हैं उसको अगर चेंज किया जाए तो डेफिनेटली काफी अट्रैक्टिवनेस बनेगी। पिछले अगर आप देखें इसी गवर्नमेंट का जो 2014 से लेकर के 2019 का टर्म था, उसके कंपैरिजन में 2019 से लेकर के अब 2024 का जो तो सेकेंड टर्म में लोग काफी खुश हैं रिफॉर्म्स को लेकर के और काफी सारे चेंजेस को लेकर के। तो आई थिंक अगर इसी मोड पे अगर हम कंटिन्यू चलें तो बेटर रहेगा। चलिए, तो अब देखना होगा कि उम्मीदें तो हमारी ढेर सारी हैं जो हमेशा हर बजट में रहती हैं, और अब की बार भले ही वोट ऑन अकाउंट हो लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शन बजट को लेकर उम्मीदें और जोश काफी हाई है। इसी के साथ शो को यहीं हम समाप्त करते हैं क्योंकि समय समाप्त हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का खास पेशकश में शिरकत की और चर्चा की इस मुद्दे पर। मुझे भी इजाजत दें, लेकिन जाते जाते सभी भारतीयों को भारत की ग्रोथ स्टोरी के साथ आगे बढ़ाने के लिए ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश सुंदरम म्यूचुअल फंड के साथ मिलकर लेकर आ रहे हैं निवेश डे, जिससे लोगों को नियमित और अनुशासित ढंग से निवेश के लिए पर्सनल फाइनेंस पोर्टफोलियो बनाने में हम मदद मिलेगी हमारे से। और हर महीने की 5 तारीख को निवेश डे का आयोजन किया जाएगा। तो ईटी नाउ स्वदेश और सुंदरम म्यूचुअल फंड से जुड़कर जानिए म्यूचुअल फंड में एसआईपी करके कैसे आप अपना वित्त भविष्य बेहतर बना सकते हैं। आम आदमी के हितों का ख्याल, देश में अमृतकाल। बजट से इकोनॉमी को तेज रफ्तार, विकास की गारंटी अब की बार। ईटी नाउ स्वदेश पर देखिए बजट 2024, विकास की गारंटी।